नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 फार्मा स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय बनते हैं। और ये रेफरेंस मैंने लिया है एडलवाइज प्रोफेशनल इन्वेस्टर रिसर्च की एक रिपोर्ट से। तो इसमें जो हमारा पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय बनता है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा बेसिकली एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्ले आउट हुई है। लास्ट 10 साल में इस शेयर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है और पिछले 5 सालों से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था और ये डाउन ट्रेंड अब खत्म होता लग रहा है और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये टर्न अराउंड स्टोरी क्यों बन रही है, तो अजंता फार्मा का जो बिजनेस था उसमें बेसिकली 3 बिजनेस इनके मेन है, इंडिया, अफ्रीका और यूएस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके अफ्रीका के बिजनेस की। इनका जो अफ्रीका का बिजनेस था वो लास्ट 3 ईयर से डी ग्रो हो रहा था, यानी कि इनकी सेल्स घट रही थी वहां पे। लेकिन 3 साल के बाद अब जो 9 मंथ्स FY20 का डेटा है वहां पे इन्होंने ग्रोथ शो करी है और अच्छी ग्रोथ शो करी है, विच इज अराउंड 19%। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये अगले 2 साल तक अराउंड 12 to 15% जैसी ग्रोथ करेंगे अपने अफ्रीका के बिजनेस में, जो कि इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बिजनेस की वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा था क्योंकि ये डी ग्रो हो रहा था, इसकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। अगर हम बात करते हैं इनके यूएस के बिजनेस की, यूएस का बिजनेस, इनका जेनरिक्स का बिजनेस अच्छा कर रहा है और वो अच्छे करते जा रहा है। 4 साल में इनका यूएस का बिजनेस करीब $2 मिलियन से $70 मिलियन पहुंच गया और ये अच्छा कर रहा है एज यूजुअल। और इसकी उम्मीद करी जा रही है अगले 2 साल या 3 साल में ये जो FY22 तक इनका बिजनेस $100 मिलियन का हो जाएगा यूएस में। यूएस में ये बेसिकली जेनरिक्स दवाई बेचते हैं और अच्छा कर रहे हैं लोग। इंडिया के बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया का बिजनेस भी इनका धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। हालांकि अगर हम पहले देखते हैं जो इसका ग्रोथ फेज था FY12 यानी कि 2012 से 16, ये जो फेज था यहाँ पे इनका इंडिया का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था। इनका इंडिया का बिजनेस करीब 23-24% के CAGR से बढ़ रहा था साल दर साल। लेकिन लास्ट के 3 सालों से इनका बिजनेस कम ग्रोथ दिखा रहा था। ग्रोथ तो दिखा रहा था इंडिया का बिजनेस, लेकिन कम ग्रोथ दिखा रहा था। वो ग्रोथ दिखा रहा था केवल 5 से 6% की इंडिया का बिजनेस लास्ट 3 सालों से। यहाँ पे इनके जो इश्यूज आए थे वो बेसिकली डर्मेटोलॉजी बिजनेस, यानी कि इनकी जो स्किन रिलेटेड दवाइयाँ थी उनको लेके कुछ रेगुलेटरी इश्यूज आए थे इंडिया में, लेकिन अब वो भी सेटल डाउन हो रहे हैं। और जो 9 मंथ्स FY20 में इस कंपनी ने बिजनेस करा है वहाँ पे इन्होंने 11% की ग्रोथ दिखाई है इंडिया के बिजनेस में, जो कि लास्ट 3 सालों से 6% की दिखा रहा था। सिमिलरली यूएस में भी अच्छी ग्रोथ की अनुमान है और बेस्ट पार्ट जो है वो इनका अफ्रीका का बिजनेस, जिसने वापस से ग्रो करना शुरू करा है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद अब स्टॉक ने एक अपटेक दिखाना शुरू करा है। हालांकि ये शेयर मार्केट की गिरावट में आप देख सकते हैं पैनिक में इसने अपने लोस टच करे थे करीब, जो अराउंड 950 के करीब थे, लेकिन वहां से इसने बहुत अच्छा रिबाउंड दिया, 1500 तो गया है। लेकिन अगर हम एक अच्छे लेवल्स की बात करते हैं तो किसी भी डिप में अगर ये अराउंड हमें 1300 मिलता है तो ये एक अच्छे लेवल्स होंगे। सो 1250 to 1300 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बाय बन सकता है और ये यहाँ से फिर से एक अपनी मल्टी बैगर जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जो कि इसने आप देख सकते हैं यहाँ पे करी थी। तो निगाह रखिए स्टॉक पे, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए। अगर आप फार्मा स्टॉक्स खरीदारी कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। एक और अच्छी बात इस बिजनेस के साथ ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है। अगर आपको अजंता फार्मा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा बिजनेस है जो कि फार्मा सेक्टर से है उसका नाम है अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया भी एक MNC कंपनी है, MNC फार्मा कंपनी है। और इस कंपनी की अच्छी बात क्या है, प्योर इंडियन प्ले है, यानी कि इनकी जो दवाइयां हैं वो सारी इंडिया में बिकती हैं और हमें US FDA की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी फार्मा कंपनीज के साथ। तो
अगर ये केवल इंडिया का प्ले है तो हमें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ये सन फार्मा के बाद सबसे बड़ी कंपनी है और इनकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है मल्टीपल पोर्टफोलियो यानी कि अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि गैस्ट्रो जो पेट की बीमारी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, वैक्सीन्स में, ओटीसी में ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं इनकी, डाइजीन जैसे, गायनेकोलॉजी में, एंजाइम्स में, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ये प्योर इंडियन प्ले है। साथ ही साथ अगर इंडिया में रेगुलेशन का थोड़ा खतरा है तो वो केवल प्राइसिंग का खतरा होता है कि कुछ दवाइयों के ऊपर जो इंडिया की ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उनसे ऑर्डर आता है कि आप अपनी दवाई इसके ऊपर नहीं प्राइस कर सकते। तो हालांकि ये खतरा यूएस एफडीए के सामने बहुत ही कम है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी पेरेंटेज है, सब कुछ बेहतरीन है, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बाय बनता है। इसके जो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो अबाउट इंडिया के लिए होंगे करीब 12,500 रुपए की। तो हालांकि ये शेयर अभी काफ़ी बढ़ गया है, रिसेंटली इसमें काफ़ी ट्रैक्शन देखा है, लेकिन हमने पहले ही बात करी थी अगर ये अराउंड 12,500 मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट हो। अदरवाइज आप इस जैसे शेयर्स में आप धीरे धीरे करके निवेश कर सकते हैं सिप के जरिए। अभी ये करीब 17,000 के करीब चल रहा है और ये 12,500 लेवल जो इसका ये बहुत ही अच्छा बाय पॉइंट बन सकता है। तीसरा जो हमारा स्टॉक होगा फार्मा सेक्टर से उसका नाम होगा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज भी हमने देखा कि काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था और रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू करा है। इसके पीछे भी मल्टीपल कारण हैं, लेकिन जो इनका सबसे बड़ा कारण है वो है इनकी यूएस बिजनेस में जो 2 नई दवाइयों को अप्रूवल मिलने वाला है या मिल गया है, और वो H2 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ FY21 यानी कि सेकेंड हाफ से मतलब कि अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2020 से इनकी ये दवाइयाँ लॉन्च होंगी यूएस में, जो कि इनके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। तो ये 2 दवाइयाँ कौन सी हैं हम लोग समझ लेते हैं एक बार। इनकी ये दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर कई बार यूएस एफडीए ने आपत्ति भी जारी करी है, लेकिन अब इनको उसकी सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर लिया, वो अप्रूव हो गई हैं। उन दवाओं का नाम है जी न्यूवारिंग और दूसरी जो दवाई है उसका नाम है जी कोपैक्सॉन। अब ये जो दवाइयां हैं अगर हम इनके मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये $800 मिलियन का मार्केट है और ये इकलौती प्लेयर है, सोल प्लेयर, यानी कि और कोई इसके सामने कंपटीशन भी नहीं है। और जी कोपैक्सोन की बात करते हैं तो ये $4 बिलियन का मार्केट है और टोटल 3 प्लेयर्स हैं बस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये 2 दवाएं जो कि अब लॉन्च होने वाली हैं यूएस मार्केट्स में डॉक्टर रेड्डीज के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के बिजनेस की ना अच्छा करने का कारण था उनका मैनेजमेंट, जो कि अब मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो डॉक्टर रेड्डी अब अपने इंडिया बिजनेस पे भी फोकस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डी इंडिया की कंपनी होके इंडिया की टॉप 10 दवाई सेल करने वाली कंपनीज में नहीं आती है। तो मैनेजमेंट का कभी इंडिया पे फोकस ही नहीं रहा और इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर लूज होता रहा। लेकिन जब से नई मैनेजमेंट आई है उन्होंने इसको एक की पॉइंट बनाया कि वो इंडिया के ऊपर भी फोकस करेंगे और उन्होंने हाल ही में एक कॉम्पिटिटर से एक बड़ा पोर्टफोलियो खरीदा जिससे वो अपना इंडिया का बिजनेस सुधार सकें, इंडिया में वो ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो दे सकें। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डॉक्टर रेड्डी सभी फार्मा कंपनीज में सबसे ज़्यादा इनके एसजी हैं, यानी कि जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा थे पूरी इंडस्ट्री में। अगर 20% के करीब एवरेज है तो इनके 30% थे। अब ये कंपनी ने घटा के इस साल करीब 24% तक ले आए हैं। तो इनका एक्सपेंसेस के ऊपर भी फोकस है, इंडियन बिजनेस के ऊपर भी फोकस है और 2 नई दवाएं जो यूएस में लॉन्च हो रही हैं वो इस स्टॉक को काफ़ी अच्छे से रीरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का डाउन ट्रेंड ये स्टॉक चल रहा था और अब ये दोबारा से अब ट्रेंड में आया और आप देख सकते हैं ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, कितनी तेज इसमें प्राइस एक्शन आया। लेकिन किसी भी गिरावट में अराउंड 3400 के रेंज से आप इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये सब स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनमें या तो आप सिप कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट में डिप्स आने की उम्मीद है अभी और
कोरोना की वजह से तो हो सकता है कि फार्मा में भी डिप्स आए। तो ये वो प्लेयर्स होंगे जहां पे आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है बायोकॉन। बायोकॉन बेसिकली बायोसिमिलर्स बनाता है, और बायोसिमिलर्स का जो मार्केट है वो एज अ इंडस्ट्री ही बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और ये एस्टिमेट, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2019 में, जो कि $20 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो 2025 तक $60 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो एज अ इंडस्ट्री हम लोग ये कह रहे हैं कि ये $20 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो $60 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी केवल 6 सालों में, 2019 से 2025। तो यानी कि 6 सालों में 3 गुना, 3x हो जाएगी इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं अपॉर्चुनिटी साइज इनके सामने बहुत बड़ा है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है ये बायोसिमिलर्स में। इनकी भी कुछ ऐसी दवाएं हैं डॉक्टर रेड्डी की तरह जो हाल ही में यूएस में लॉन्च हुई हैं या अप्रूवल मिला है, और इनका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम कुछ दवाओं की बात करते हैं तो जो इनकी एक दवा है पेगफिलग्रास्टिम, पेगफिलग्रास्टिम, इसका जो साइज है वो है $4 बिलियन का। सिमिलरली एक और दवा जिसको इनका अप्रूवल मिला है लास्ट मंथ ही, उसका नाम है लेंटस, और इसका साइज है $6 बिलियन का। बायोसिमिलर का बिजनेस वैसे भी जेनरिक बिजनेस या नॉर्मल फॉर्मुलेशन बिजनेस से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टिकी होता है, यानी कि कस्टमर्स या कंपनीज इससे स्टिक करते हैं, यानी कि वो जल्दी छोड़ के नहीं जाते प्राइस देख के। यानी कि अगर हम जेनरिक्स के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्राइस सेंसिटिव होता है कस्टमर, और बायोसिमिलर्स में प्राइस सेंसिटिविटी कम होती है। तो इसी वजह से बायोकॉन एक और दूसरा प्लेयर रहेगा जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी भी डिप में आप खरीदारी करें। अराउंड 330 के लेवल्स या 300 से 330 के लेवल्स वो अच्छे लेवल्स होंगे जहां पे आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि ये सभी स्टॉक्स में एक खतरा हमेशा बना रहेगा जिसको आपको वॉच आउट करना होगा, वो होगा यूएसएफडी। अगर यूएसएफडीए से कोई भी आपत्ति आती है तो इन स्टॉक्स में खतरा बढ़ जाता है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो एक छोटी कंपनी है, और वो एक मोर ऑफ इंडियन प्ले है रादर देन यूएस का, और वो कंपनी है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स ने बेसिकली रिसेंटली काफी बड़ा केपेक्स करा है। इन्होंने लास्ट 3 सालों में करीब 900 करोड़ रुपए का केपेक्स करा है, और कंपनी लास्ट 3 सालों से नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही थी क्योंकि वो इतना बड़ा केपेक्स कर रहे थे। लेकिन अब रिसेंटली कंपनी हम देखेंगे कि अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। लास्ट 3 सालों से हम देख सकते हैं कंपनी का डाउन ट्रेंड चल रहा है 2017 से 2020। ये स्टॉक आप देख सकते हैं 650 के लेवल से नीचे अराउंड 300 जैसे लेवल्स तक गया, ये हाफ हो गया। लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं रिसेंटली 320 के लेवल्स से 520 के लेवल्स कितनी जल्दी आ गए, और वो इसी वजह से आए क्योंकि कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे। दोबारा ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी होने वाली है जो कि लास्ट 3 सालों में नहीं थी। फॉर्मुलेशंस यानी कि जो ये दवाई बेचते हैं वो केवल 30% है इनके बिजनेस का, और इनके जो सेल्स है पहले वो केवल एपीआई से आती थी। पहले एपीआई से अप्रोक्सीमेटली 95 से 97% एपीआई से आती थी, लेकिन अब फॉर्मुलेशन यानी कि फाइनल दवाई बनाने लगे हैं। एपीआई वो रॉ मटेरियल जो दवाई बनाने के लिए यूज होता है, और फॉर्मुलेशन से 30% आता है और एपीआई से 70% आता है। तो जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एपीआई से फॉर्मुलेशन बिजनेस में, इनके मार्जिन्स बेटर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ एपीआई का बिजनेस थोड़ा कमोडिटी बिजनेस माना जाता है, साइक्लिकल इन नेचर माना जाता है, जबकि फॉर्मुलेशन का बिजनेस साइक्लिकल नहीं माना जाता। तो ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि इस कंपनी की अर्निंग्स भी शूट होंगी, दोनों कारण की वजह से, क्योंकि इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, साथ ही साथ इनकी जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो सब पूरी हो गई है, तो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट है। हालांकि मार्केट ने काफ़ी कुछ प्राइस करा है इसका, आप देख सकते हैं ये फास्ट जो मूवमेंट आया अराउंड 320 से 520 के, लेकिन अभी भी हम इस पर ध्यान कर सकते हैं और ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। और अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो अराउंड 450 के वो रीजन्स होंगे जहाँ पे इसमें
वैल्यू बाइंग जोन बनता है स्टॉक में। इस स्टॉक में भी अगर हम रिस्क देखते हैं तो जो एपीआई या फॉर्मुलेशन के जो प्राइसिंग प्रेशर होता है वो एक रिस्क है, और यूएसएफडीए का रिस्क इसमें नहीं है। तो ये वो 5 स्टॉक्स थे जो कि हमने एडलवाइस रिसर्च रिपोर्ट से लिए हैं, और इनको लगता है कि अगर आपको फार्मा पे प्ले करना है तो ये वो 5 स्टॉक्स होंगे जिन पे आप प्ले कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।